ये जुमलेबाजी करके आप तालियां बजवा सकते हैं आप, लेकिन एनटीए के छात्रों को किस तरह से न्याय मिलेगा उसकी बात नहीं कर सकते हैं आप। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया कि वो जमीन कब्जा के बैठा है। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया। एक अकेले ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का देने के लिए मजबूर कर दिया। एक अकेले ने SC/ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए। ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने? हम ड्रोन से देखेंगे, सैटेलाइट से सड़कें बन रही, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। क्या हुआ था कि नहीं हुआ? 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता उर्फ राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी दोनों के बीच गोदी एंकर अंजुराम कश्यप की शो पर ही हुई तीखी बहस। भाजपा की इस महा-इतिहासकार प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता ने लाइव डिबेट में ही सिखाए सबक। दरअसल ये बहस हो रहा था 2026 की लोकसभा इलेक्शन के नतीजे जब से आया है तब से लेकर आज तक जितने भी ट्रेन दुर्घटना हुई है उस पर एक बार भी सरकार ने अपना संवेदनशील नहीं दिखाया और बार बार विपक्ष को ही इसके लिए जिम्मेदार बता रहा था। लेकिन आलोक शर्मा ने जिस बात को लेकर इस बीजेपी प्रवक्ता को घेरा उसको सुनकर गोदी एंकर अंजुराम कश्यप की भाजपा प्रवक्ता से गुस्सा नहीं, वो कांग्रेस प्रवक्ता पर भड़क गए और कांग्रेस प्रवक्ता से भी करने लगा उल्टा पुल्टा सवाल। फिर आलोक शर्मा ने उसको भी दिखाया औकात। देखिए इस वीडियो में। देखिए, लड़ाई की शुरुआती जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ उस वक्त हरिवंश जी थे इस सीट पर और ये उन्होंने एफिडेविट टू बी फाइल्ड बाय कैंडिडेट अलोंग विद नॉमिनेशन पेपर बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर, इसमें उन्होंने खुद अपना नाम डाला है, आई बच्चन जया अमिताभ। अब इसको हथियार बनाना कि चेयर पे जो व्यक्ति है वो मुझे टारगेट करने के लिए कह रहा है, क्या ये गलत नहीं है? दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होते हैं तो वो कोलीग नहीं हो सकते एक सांसद के। तीसरा प्रश्न, क्या ये टकराव की स्थिति जो बन रही है, मैं ये कहने वाली कोई नहीं हूं कि एकदम फेयर तरीके से आप सीट पर जो भी बैठ रहा है वो बातों को सुन रहा है, लेकिन क्या बात थोड़ी हद से ज्यादा बिगड़ गई है जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है सीट को, चेयर को? अंजना जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से तानाशाही चलाने की आदत थी और तानाशाही किस प्रकार चल रही थी आपने देखा था। 150 सांसदों को एक साथ निलंबन करके एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के सांसद को किस प्रकार के अमर्यादित भाषा इसी 10 साल के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आपने देखा होगा आदरणीय मोदी जी किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संसद में। आपने देखा, दीदी ओ दीदी, सुपन्नखा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये निश्चित तौर पे वो कहने का काम करते हैं। ये क्या, मैं पूछना चाहता हूं, ये सब देश के युवा हैं, ये देश का भविष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप ऐसी आशा करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जैसे हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, ऐसे इस देश के जो परंपरागत संवैधानिक पोस्ट है उसमें हमारे पिता की भूमिका में होते हैं, हमारे अग्रणी होते हैं। क्या देश उन नौनिहाल हमारे क्या पाठ सीखेंगे माननीय मोदी जी से? ये देश जानना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से पुनः। अब जिस विषय पे आपने आज मुझे बताया है, आप एक महिला है, पत्रकार है, सबसे पहले आप एक महिला भी है। यहाँ पर भी हमारी बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटी की उम्र की हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या नारी शक्ति को अपनी बातों को मजबूती से रखने का अधिकार नहीं है? क्या उस पर केवल इसीलिए प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा कि वो महिला है? और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हमारे ए फॉर अगड़ा भी है, ए फॉर आधी आबादी भी है, उसको प्रतिनिधित्व देकर उन्होंने कोई गलती करी है क्या? विपक्ष के नेता को या आप ये बोलेंगे कि आपकी ओर से देश में अराजकता फैल रही है? कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं कहना चाहता हूं, मैडम, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूं, जो लॉ के छात्र होंगे वो समझते होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश की सुरक्षा का मामला हो जाता है जब आप ये कह देते हैं कि विपक्ष के नेता को कि देश में अराजकता फैला रहे हैं। क्या आप प्रूफ दे पाएंगे कि वो देश में क्या अराजकता फैला रहे हैं? ये किस प्रकार का माहौल इस देश में चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का माहौल फैलाना चाहती है? एलओपी को इस तरह का ट्रीटमेंट आप करेंगे? आलोक जी बोल रहे हैं, उसके बाद से सुधांशु जी की बारी रहेगी। आलोक जी, सवाल यह है कि देखिए, दो फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो यही है कि उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में अपना नाम जय अमिताभ बच्चन लिखा है, तो उसमें इसको हथियार बनाना सीट कुर्सी के खिलाफ, चेयर के खिलाफ, ये सही नहीं है। कम से कम सामान्य ज्ञान यही बताता है, अगर है तो आप समझाइएगा। और दूसरा, वही कि कॉलीग तो है नहीं आपके उपराष्ट्रपति। तीसरा, क्या कुर्सी पर उंगली उठाकर ही अपनी बात कही जा सकती है? 3 सवाल आपके आए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नाम के ऊपर किसी तरह की आपत्ति हो सकती है? अगर एक महिला चाहती है कि उनके पति का नाम
बार बार इस तरह से ना बुलाया जाए। एफिडेविट में नाम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं कि अवॉइड भी किया जा सकता था, और केवल उस वजह से कि नाम अमिताभ जी का जोड़ दिया गया, केवल उस वजह से नहीं हुआ। पूरा सेंटेंस सुनिए, उन्होंने कहा मैं एक कलाकार हूं, मैं भाव भंगिमा भी समझती हूं, और मैं एक्सप्रेशंस को, पूरा फेशियल बॉडी लैंग्वेज को भी मैं समझती हूं कि किस तरह से और क्यों लिया जा रहा है। असली मुद्दा वहां पर है। बिल्कुल मैं मानता हूं दूसरा जो बिंदु है आपका कि संवैधानिक तौर पर कुलीग नहीं कह सकते हैं, वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, चेयरमैन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक राय यह भी है कि वो हेडमास्टर भी नहीं। बैठ जाइए, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। खड़गे जी को साफ कह रहे हैं आप, यू वांट टू डिस्टेबलाइज द नेशन। एक उपराष्ट्रपति को क्या यह शोभा देता है कि आप कहें कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? बिल्कुल वो कुलीग नहीं है, लेकिन वो हेडमास्टर भी नहीं है कि हर आदमी को बैठा देंगे, हर आदमी को कहेंगे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, माइक बंद हो जाएंगे, संसद के यहां पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसानों को अंदर पार्लियामेंट में आने से रोका जाएगा, और आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को एक कमरे में ठूस दिया जाएगा। टीस बहुत सारी हैं इस बार। टीस इस बार की ये है कि इस बार जो हथियाई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है, जनता ने जो आईना दिखाया कि इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाओं के ऊपर जो तमाम सवाल उठे, ये हथियाई हुई सरकार है, और तमाम केसेस उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट्स में चल रहे हैं। हथियाई हुई सरकार में आज दो पद हैं वहां पर संसद के अंदर, एक स्पीकर है, एक चेयरमैन साहब है। हम कहते हैं आप दोनों दल से ऊपर हैं। जो आप कह रहे थे कि इंडी गठबंधन के तमाम दलों में होड़ लगी हुई है, मुझे लगता है होड़ स्पीकर और चेयरमैन में लगी हुई है, दोनों में, कि कौन दिखाए कि मैं मोदी जी के कितना क्लोज हूं, कौन दिखाए कि मैं बताऊं मैं सरकार का कितना पक्ष ले रहा हूं, मैं कितना बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। अगर एक किसान वहां पर जाकर बाइट दे देता है तो स्पीकर महोदय को दिक्कत हो जाती है, लेकिन तमाम अभिनेत्रियां वहां पर संसद में खड़ी होकर जब वहां पर बयान देती हैं तब उनको दिक्कत नहीं होती है। यहां पर एक शब्द कोई गलत बोल देता है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, क्योंकि संसद के अंदर किसी कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है। 1.5 सांसदों को आप बर्खास्त करके आप किस तरह से आपने बिल पास कराए। लेकिन दिक्कत यह है, टीस अब यह है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। इसी जेपीसी की हम मांग करते थे कि आप राफेल पर जांच कराइए, तमाम चीजों पर, कहीं कभी नहीं हुआ। आप अपने सांसदों को कुछ भी कह देते थे, बात मणिपुर की होती थी, आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार हो रहा है कि दर्जनों रेल की घटनाएं होती हैं और रेल मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहां पर सारे सांसद ऐसे ऐसे कर रहे हैं। यह संसद का हाल हो गया। एनएचएआई मिनिस्टर से पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे के मापदंड क्या है, किस हाईवे को आप नेशनल हाईवे कहते हैं, तो वो यहां से वहां से वहां भागते हैं। आज इनको जवाब नहीं सूझ रहे। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जवाब नहीं दिया जा रहा है। पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, और तमाम जो आप लिंक देखेंगे, या तो वो कंपनियां जिन लोगों की हैं वो भाजपा से लिंक है, या वो गुजरात की कंपनियां हैं, या वो कहीं ना कहीं आरएसएस बैकिंग की कंपनियां हैं, या वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी के यहां पर पूरा धन दिया है, जिनके ईडी सीबीआई के नोटिस वापस लिए गए। इसलिए संसद में तमाम बहाने बनाकर संसद को परेशान किया जा रहा है। ठीक है। नीट के एग्जाम पर मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। नीट के एग्जाम पर क्या हुआ है? नीट के एग्जाम पर देश का एचआरडी मिनिस्टर संसद के अंदर खड़ा होकर झूठ बोलता है और तमाम झूठों को बचाया जाता है। करोड़ों बच्चे उससे प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने नीट के एग्जाम में एक व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उस चेयरमैन को नहीं हटाया। आज सवाल पूछे जा रहे हैं। आज देश भी सवाल पूछ रहा है, संसद भी सवाल पूछ रहा है। इसीलिए अग्निवीर पर झूठ बोला जा रहा है, इसीलिए माइक बंद किए जा रहे हैं। रोजगार के ऊपर जब बात होती है तो 4 तरह के झूठे आंकड़े आते हैं। यही कारण है कि बजट के ऊपर इससे पहले सवाल नहीं पूछा जाता था। क्यों? क्योंकि एक अकेला सब पर भारी था।
अब बजट के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि बताइए भाई कि कुर्सी बचाओ जो बजट था, कि कुर्सी बचाने के लिए जो आप बजट लेकर आए हैं, बाकी राज्यों ने क्या गुनाह ठीक है आलोक जी, किया अब जवाब सुनिए, अगले राउंड के लिए रखिए कुछ। सुधांशु जी, दोनों का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जो असल मुद्दे देश के हैं उसका जवाब देने से बचने के लिए कभी स्पीकर साहब आहत हो जाते हैं, कभी सभापति आहत हो जाते हैं, और असल सवाल आप लोग पूछने ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए 99 के खुमार में डूबी ये तहरीर, और इन दोनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला, जितने इन्होंने वक्तव्य दिए उसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आपने। और अंत में मैं कहूंगा एक अकेला सब पे भारी पे, तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलके 240 नहीं ला पाए। आप आकर 44, 52 और 99 पे रुक गए हैं। तो जो मैंने संसद में कहा था दोबारा कह देना चाहता हूं उस एक अकेले की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। एक अकेला सब पर भारी में अकेला में उन्होंने कहा कि अकेले 240 ले आए, और आप लोग मिल के भी सारे नहीं ले आए, लेकिन कहते हैं कि हम ही जीते हैं। 40 सरकार उनकी चल रही है। 40 पार्टियों का भानुमति का कुनबा लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं अकेले ले आए। 240 तो अकेले आए हैं बीजेपी। बेशक लेके आए हो क्या? सब 240 जहां जहां लड़े वो सब अकेले लड़े थे क्या? यूपी में अकेले लड़े थे, बिहार में अकेले लड़े थे, महाराष्ट्र में अकेले लड़े थे। दुर्भाग्य यह है कि 40 लोगों का कुनबा लेके भी अहंकार अभी तक कम नहीं हो रहा है, और उस अहंकार की वजह से देश पिस रहा है। 240 ले आए तो नीट एग्जाम में धांधली होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, क्योंकि जांच एजेंसी इनकी कठपुतलियां सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां कर रही थी। क्या सीबीआई कभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करेगी? क्या सीबीआई कभी भी एनटीए के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा करेगी कि उसने ऐसा किया है? जो व्यक्ति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा लगा के संसद में पानी नहीं लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं सब हम बहुत बढ़िया, सब चंगासी। 1 घंटा में अंजना जी, एक बात का जवाब दे दूं? 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 सवाल। नहीं, एक इन्होंने कहा सब लोग जाके चेक करिए 2004 में पेट्रोल कितना था, 32 रुपए का। फिर आंकड़ों की और बात 2014 में कितने का था? अरे भाई आपने कहा 35 रुपए में मिलेगा, 100 पे क्यों बता दिया? असली सवाल तो ये है, कितना बड़ा जिस दिन बजट आता उस दिन रुपए की कीमत गिर जाती। अब कहते हैं दोस्ती नहीं तो, और उसमें क्या कहते थे? दूध देखिए, दूध की कीमत देखिए, भाषण में कहते थे 2004 से 14 उस देश की, भाइयों बहनों मित्रों, उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार आपके जमाने में अरे भाई सरकार रुपए में ट्रेड कब होता था? रूपी रूबल में ट्रेड हो रहा है, बताइए आपके जमाने में कब होता था? अरे गए वो दिन के भाषण 2014 के मोदी जी सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आ जाएगी। ज्यादा हो गया सर, डॉलर के जमाने लद गए, छोड़िए ना, अब रूपी रूबल में हो रहा है ट्रेड। हाँ, रूपी रूबल में हो रहा है, लेकिन वो जिस दिन बजट आता है रुपया उस दिन गिर जाता है। वैसे एक अकेला सब पे भारी है। पूछो सुधांशु जी, सवाल आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां, देखिए अच्छा भी है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसानों को 6,000 रुपए का वो देते हैं कि 2,000 रुपए की किस्तें, हाँ किसान सम्मान निधि जो आप बोलते हो, आप उसी पे 18% जो जीएसटी लगता है, खाद पे लगता है, वही कांग्रेस की सरकार की अगर मैं बात करता हूँ 1750 रुपए का डीएपी का कट्टा आता है, और वो कांग्रेस की सरकार में हमें अराउंड 1150, 950 इतनी हमें सब्सिडी मिलती थी। तो उस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? मतलब ये आपको पता है यूरिया का इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितना है? 3,000 रुपए की है बोरी, और वो 300 रुपए की मिल रही है। वो सारी सब्सिडी सरकार ग्रहण कर रही है। और एक और बात यूरिया की बोरी, देखिए हम समझ एक और बात, एड्रेस बताएं आप हमें। एक मिनट। अरे भाई 300 रुपए में कहां यूरिया की बोरी मिल रही है? अरे भाई हम सारे किसान पूरी बात होने दीजिए भाई। नहीं आज तक एड्रेस बताओ कि 300 रुपए में बोरी कहां मिल रही है? सारे हिंदुस्तान के किसान वहां जाएं और वहां से बोरी खरीदें। फ्री स्टाइल मैच ना करें समय, आप बारी-बारी इतनी बड़ी झूठ है, आप उसको रोक नहीं रहे। तो आप उसके बाद जवाब दीजिए ना। अरे आपने झूठ बोला, बताइए ना, आप बताइए यूनियन कार्बाइड को कब दिया बोरी कहां मिले? आप वो एड्रेस बताइए। छोटे सवाल में बोरी अरे जनता के सवाल पूछिए, बीच में समाजवादी से भी पूछ लीजिए, जो मर्जी झूठ बोल के चले जाओ। नमस्ते सुधांशु सर, लेकिन सर सवाल आपसे नहीं, इनसे है, कांग्रेस पार्टी से। सर वो आप लोग कभी लोकसभा में कभी राज्यसभा में संसद में भाषण के दौरान आप लोग नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। कभी लोकसभा अध्यक्ष कभी राज्यसभा के सभापति भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण भी देते हैं वो मतलब बोलते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण देते हो? नो सॉरी, भाषण ही देते हैं। बच्चा अभी पढ़ रहा है, कोई नहीं।
तो आप लोग बाहर निकल जाते हैं। हम जैसे युवा जो पहुंचो जो हम लोग जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नेता बनना चाहते हैं, वो लोग अगर आप लोगों को देखेंगे तो क्या सीखेंगे? इनका एक बहुत ही सॉलिड जवाब दीजिएगा सर। मैं बहुत ही सोच रहा था किसी भी पक्ष से पूछूंगा। देखो आलोक जी कभी शो से वॉकआउट नहीं करते, जिससे उनसे उसका वो कह रहे हैं वॉकआउट देख देख के क्या सीखे हम लोग। ये नेता बनना चाहता है, बहुत देर से बता रहा था मुझे। दो चीजें इस सवाल में, दो चीजें फंसी हुई। पहला तो यह है कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो आप बच्चों के लिए ही सवाल पूछ रहा है। अगर नीट के एग्जाम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, अगर वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर अगर कोई बात हम कर रहे हैं या बाकी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं, तो विपक्ष आपके लिए कर रहा है। पहले सवाल का आपका उत्तर। दूसरी चीज, आप जो बार बार कह रहे हैं कि क्या सीखेंगे, अरे भाई अगर राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, जिस तरह से वहां पर एक हेडमास्टर का रोल अदा कर रहे हैं, ये तो छोड़ दीजिए कि आप क्या सीखेंगे। हिंदुस्तान की विधानसभाओं में जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं वो क्या सीखेंगे, उसके ऊपर सोचिए जरा। अगर उन्होंने भी यही ट्रेंड अपनाना शुरू कर दिया, कहीं पर सत्ता पक्ष है कहीं पर विपक्ष है, तो विपक्ष की आवाज दब जाएगी और लोकतंत्र मरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप संघर्ष कीजिए, वहीं पर उसकी आवाज उठाइए। यही कह रहे थे ना तुम, वॉकआउट मत कीजिए। ये उस वॉकआउट कहां है इस बार? तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम विपक्ष वहां पर रहा है। अगर वॉकआउट करना क्या आज पहली बार हुआ है? ठीक, 2-2, 2.5 महीने संसद नहीं चलने दी और 2G में सबको बरी कर दिया। यही काम बीजेपी पहले करती थी, जो ऑपोजिशन में रहता वो यही करता है। हम तो केवल किसी मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं। आपकी सरकार आई या 10 साल आज सरकार को हो गए, आपने 2G पर सबको बरी कर दिया और उसके बाद आपने 2.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी। और आज सुषमा स्वराज जी और हमने नहीं चलने दी, कोर्ट ने केस किया था। अरे कोर्ट ने कहा था चलने नहीं दी, कोर्ट ने केस किया। एक मिनट, क्या कोर्ट ने कहा था संसद मत चलने दो? कब कहा था कोर्ट ने? बताइए। नहीं दर्ज किया था, इसलिए जब कोर्ट ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से CAG एक था और CAG के माध्यम से आपने देश को डिस्टेबलाइज किया। श्रीमान ने अभी कहा कि एक अकेला सब पे भारी, पर जब नीट का स्कैम हुआ तब तो किसी ने भी कोई आवाज ही नहीं उठाई। तब सब कहाँ थे? तब कोई एक भी नहीं उठा। हमारे साथ जो इंसाफ नहीं हुआ उसका कौन जवाब देगा? ये नवाज शरीफ विपक्ष से पूछ रही हैं। हाँ जी, ना हमारे साथ ना विपक्ष ने दिया, हमारी पार्टी ने दिया, किसी ने भी नहीं दिया। हमारा इंसाफ का क्या हुआ तब? SC ST को इतना रिजर्वेशन मिल रहा है तो हम जनरल वालों को क्यों नहीं मिल रहा तब? अंजना जी, छोटा सा उत्तर। रुक जाइए, एक साथ नीट के ऊपर नोट कर लीजिए। मेरा इनका आंसर है, ये पूछ रहे थे ना यूथ से कि उन्होंने जो एक अकेले ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बराबर नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना। नीट के एग्जाम में जब आपकी गवर्नमेंट थी ना, तो वो डोनेशन लेती थी एडमिशन करने के लिए। पूरी तरह बंद हो गया, वो पूरी तरह बंद हो चुका है। और आप बोल रहे हैं ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे नड्डा जी ने कहा है कि आपने ये बोला ना 80 करोड़ लोगों ने उन्होंने राशन फ्री में दिया। उन्होंने दे तो दिया, आपसे तो दिया भी नहीं गया। सबसे पहले तो नीट की बात कर लेते। नीट के ऊपर अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और सबसे पहले PIL लगाई तो आलोक शर्मा ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया, आपके साथ ठगी की, और आप लोग यहां बैठकर ताली बजा रहे हैं। जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही थी? आलोक शर्मा राहुल गांधी के इशारे पर काम नहीं कर रही थी, भाजपा के इशारे पर काम कर रही थी। ऐसी ऐसी परतें हैं, ऐसी ऐसी तहें हैं उसके अंदर कि अगर आज आप किसी भी रूप में HRD मिनिस्टर की कॉल डिटेल्स निकलवा लेंगे तो उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था। मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज तक पे। धर्मेंद्र प्रधान क्यों CM नहीं बने? क्या नीट का कनेक्शन था? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जॉब्स का कोई कनेक्शन था? और उससे आगे भी कोई कनेक्शन है, मैं आज तक पे कह नहीं सकता। अगर आपको लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं अकेले में दिखा दूंगा कि क्या किया इस सरकार ने। नीट का एग्जाम कहां से लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या जांच एजेंसियों को नहीं पता था? क्या जांच एजेंसियों ने पूरा केस बंद किया 2 जगह से चेक करके? गुजरात में क्या हुआ? एक एक स्कूल में 720 नंबर और 700 से ऊपर नंबर 60-60 लोगों के आ गए। 2 दिन का एग्जाम सेंटर चेंज किया गया, विंडो खोली गई, 25 से 30 हजार बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया और उसके बाद वो सारे टॉपर्स वहीं से आ गए। आप लोग तालियां कांग्रेस में बजा रहे? कोई देश ये कहता हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है और उस पर ताली बजा रहे? ये फूड सिक्योरिटी बिल भी बहन कांग्रेस का लाया हुआ था, ये कांग्रेस ही 2013 में लेकर आई थी। पर वही तो वो पहली चीज कांग्रेस पार्टी ने, एक मिनट रंजन, वैसे PG में नीट भी है 2013 में, लोगों को सच्चाई पता नहीं चलती है।
नीट के एग्जाम के बारे में भी सच्चाई नहीं पता भोजन चली दे नहीं पाए, और वो आगे कह रही पता थी, भी नहीं उन्होंने दे चलेगी, दिया। क्योंकि आप लोग जोशी जिस मैं फिर पूरा कहूंगा करिए। क्योंकि आप लोग केवल विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं आज भी। 10 साल जिनको सरकार चलाते हो गए उनसे पूछना चाहिए ना भाई कि 2022 में किसान क्या है, दुगनी हो गई क्या, सबके ऊपर छत आ गई क्या, क्या सब बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या, 45 साल की हाईएस्ट बेरोजगारी दर क्यों हो गई। अंतिम बात मैं कहना चाहता शर्मा जी। हूं, एक हफ्ते के अंदर अगर आपको 2 घंटे रोजगार मिल जाता है, एक हफ्ते के अंदर 2 घंटे आपको रोजगार वाला मानते हैं ये सरकार। ठीक है, आप लोगों को पता है इस डेफिनेशन का? मैं आप लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपको लोग बात करेंगे लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखने का काम करा। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो हमें तुम्हें न्याय नहीं मिल पाता। ये भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की बात करेगी। इस बार 140 करोड़ लोगों ने आपको हाशिए पे ला दिया, तभी जाके आज सदन में क्वेश्चन भी हो रहे हैं, विरोध भी हो पा रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2, आप कह रहे थे बजट पे अपनी पीठ थपथपा रहे थे आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कॉमर्स के भी स्टूडेंट होंगे। शेयर मार्केट उसी दिन गिर गया, निफ्टी उस दिन गिर गया। आप अपने बजट पे अपना थपथपाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार की बात आप कैसे कर सकते हैं? भ्रष्टाचार की बात ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन लेके आया था? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या था? नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वही योजना थी माननीय मोदी जी की भ्रष्टाचार की, जिसमें कोई आपको दाम देगा लेकिन उसका नाम नहीं देश को पता चलना चाहिए, नौजवानों को नाम नहीं पता चलना चाहिए। यह भ्रष्टाचार की बात हम लोगों से करेंगे। और इन्होंने कहा रोजगार के लिए, तो रोजगार का सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी एम्प्लॉय बनेगा तो अपना पैसा डालेगा प्रोविडेंट फंड में और उसका एम्प्लॉय डालेगा। 2014 में 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, 2014 में 26 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, तो वो 15 करोड़ तो कहीं से आया। डाटा पे इनको प्रॉब्लम, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं। सवाल पूछूंगा, इतना लंबा बोला। अरे भाई आखिर में आप ईपीएफओ का आंकड़ों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आप ईपीएफओ अकाउंट खुलवा के कहें कि हमने रोजगार दे दिया, लाजमी ये कौन सा तरीका है? लाजमी नहीं है, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। ठीक है, जल्दी आप किसान की देखिए, जो घर के अंदर वर्कर्स हैं उनको भी वर्कर करके आप एम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग कर लें। आप मुझे बताइए कि मोदी जी अरे भाई ईपीएफओ अकाउंट नहीं, अरे ईपीएफओ अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो है वो 2 घंटे भी काम करता है। एक ईपीएफओ अकाउंट खुल गया, अंजना ईपीएफओ अकाउंट खुल गया, ईपीएफओ अकाउंट आज खुल गया। इस बात की क्या गारंटी है कि कल उसको रोजगार पे है कि ठीक नहीं? है, आपने वैलिड पॉइंट बनाया। जब अब मैं देखिए बहुत सारे फैक्ट तो एक लाइन में बताए, एक लाइन में सिर्फ ये कहूंगा कि इनके साथ क्या स्थिति हुई जब से पहली लाइन में आके बैठ गए। अरे भाई नीट तो वालों का दिमाग बहुत बुलडोजर ऊपर कब चढ़ गया। चलेंगे ये मैंने बताइए। सारे फैक्ट बता दिए भाई, आप लगातार बोल रहे हैं। नीट के आज के जमाने में सीटें बिकती थी, आप मुझे नीट के आने के बाद एक सीट नहीं बिक रही। कोई बताए कि चलेगा? कोई कहे कि करोड़ों रुपए की सीट बिक रही है, आपके जमाने में बुलडोजर बिकती कब चलेगा ये बताइए। थी। अरे भाई आगे आप आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, सिर्फ रायता फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ रायता फैलाने के अलावा 2018 से लेकर एक लाइन चलिए, जबरदस्त बहस, ऐसी बार बहस सरकार कम मिली से का कम देश हिंकार की देखी। संसद में सुनने का मौका पिछले दिनों कुछ दिनों मिला है। उम्मीद यही कि आने वाले वक्त में भी हम सुनेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गोडी एंकर अंजुम कश्यप कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही था। आप लोगों से मिलते हैं फिर एक नई और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।